नमस्कार दोस्तों, शिवाजी साइंस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी, क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें से हम लोग लेसन लेंगे जीवी समुदाय, समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन। ये एक ऐसा लेसन है जिसमें से हर साल 5-6 नंबर के प्रश्न आते रहते हैं। आज केवल जो हमने टॉपिक उठाया है इसमें से 2-3 प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जो लेसन हम लोग पढ़ लेंगे, जितना हम बताएंगे आपको, उससे बाहर से आने वाला नहीं है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड की दृष्टि से ये केवल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का हम ये जो जितने भी लेसन है सभी मॉडर्न बायोलॉजी के हैं, तो थोड़ा सा कठिन लगेंगे, है ना, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है उसको ध्यान नहीं देना है आप लोगों को उतना अधिक। जो हम बताएंगे, जो हमारा लेक्चर होगा, उस पर आप लोगों को अधिक ध्यान देना है, ठीक है। तो उस लेक्चर पर आप लोग अधिक ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। पहला इसमें टॉपिक हमारा है कि जीवित समुदाय क्या होता है। हालांकि ये प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं इस लेसन को समझने के लिए। तो पहला हमारा है कि जीवित समुदाय क्या होता है। तो जीवित समुदाय का मतलब ये होता है कि कोई भी समुदाय होता है जिसमें से पौधे की प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं, है ना, जंतुओं की प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं, और जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीवी समुदाय का मतलब सजीव, जीवी को ही हम क्या बोलते हैं, जैवी समुदाय बोलते हैं, है ना। जीवी को ही हम क्या बोलते हैं, जैवी समुदाय, यानी कि जीवों का समुदाय, यानी सजीवों का समुदाय। सजीव में कौन कौन से आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जंतु आते हैं, पौधे आते हैं। तो बस सब एक बताना है कि पादप समुदाय, सूक्ष्मजीव समुदाय और जंतु समुदाय, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जैवी समुदाय या फिर जीवी समुदाय कहते हैं। अब जीवी समुदाय या फिर जैविक समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन पर चर्चा कर लें हम लोग। तो जीवी समुदाय या जैविक समुदाय की विशेषताओं से प्रश्न कम आता है, लेकिन इनमें जो हमने हेडिंग उठाया है उस हेडिंग से प्रश्न आता है। इसमें से 2 हेडिंग बार बार पूछा गया है, एक कीस्टोन प्रजातियां पूछा गया है और एक संक्रमित क्षेत्र यानी कि इकोटॉन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि जीव समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता हमने लिखा है जाति विविधता। जाति विविधता का मतलब होता है, जाति विविधता यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो जाति विविधता का मतलब ये होता है कि हम देखें कि तो जितने भी जीवी समुदाय या जैविक समुदाय हैं, जितने भी जीवी समुदाय होते हैं चाहे जैविक समुदाय होते हैं, वह इन्हीं तीनों प्रकार की जातियों के द्वारा मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं, जाति यहाँ पर दिखा रहा है, जाति का मतलब कि कोई भी जीवी समुदाय होता है तो प्रत्येक जीवी समुदाय, पादप समुदाय, सूक्ष्मजीव समुदाय और जंतु समुदाय, इन्हीं जातियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें हमको इतना ही लिखना है। जाति समुदाय में हमने यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा हिंट कर दिया है कि प्रत्येक जीवी समुदाय तीनों जातियों की समष्टि से मिलकर बना होता है। तीनों जातियों मतलब कि पादप, सूक्ष्मजीव और जंतु, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा गुण क्या होता है, पोषक स्तर। पोषक स्तर का मतलब होता है कि इनका क्या पोषी स्तर होता है, यानी किस लेवल पे, यानी पहले कौन सा भोजन, पहले भोजन कौन सा प्राप्त करता है इस समष्टि में, फिर उससे भोजन कौन प्राप्त करता है, फिर उससे कौन, यानी कि पहले कौन, जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर पौधों को कोई खाता होगा, फिर वो जीव जो पौधों को खाया है उस जीव को कोई ना कोई खाता होगा, फिर उस जीव को कोई ना कोई खाता होगा। तो ये हमारा क्या जगह पोषी स्तर हो जाता है अलग अलग, ठीक है। तो पोषक स्तर या पोषी स्तर में पहला हमारा आता है स्वपोषिका, एंड स्वपोषी को हम बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, यानी वे पौधे या फिर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं या फिर उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों को बनाते तो हैं, साथ में स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग मैंगो खाते हैं तो मैंगो भोज्य पदार्थों के रूप में स्टोर किया हुआ पदार्थ है। गंजी हम लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, सभी क्या है, स्टोर किए हुए पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये स्टोर करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर स्वपोषी में क्या हो जाएगा हमारा, स्वपोषी में हो जाएगा यहाँ से कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं या फिर उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पर में हरे पौधे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है विषम पोषी, या इसी को हम बोलते हैं परपोषी या उपभोक्ता, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषम पोषी या परपोषी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, खाने वाला। पौधों ने भोजन को स्टोर किया, ये लोग क्या करेंगे, मिलकर खाएंगे, है ना, उन बेचारों ने स्टोर किया और ये लोग क्या करेंगे, मिलकर खाएंगे। तो ये उपभोक्ता कहला जाएंगे। तो उपभोक्ता में कोई बांटा गया है 3 भागों में। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक का मतलब होता है कि पौधों को जो पहली बार खाएगा, यानी कि जो केवल पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा,
उसे हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें सभी लोग क्या आते हैं, शाकाहारी लोग आते हैं। जैसे कि बकरी हो गया, बकरी केवल और केवल पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। भैंस हो गई, अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करती है। टिड्डा हो गया, टिड्डा भी अपना भोजन केवल स्वयं केवल पौधों से प्राप्त करता है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो सभी किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए हम लोग क्रम चलेंगे, स्वपोषी से जो भोजन प्राप्त करेगा उससे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे टिड्डा है, टिड्डा कौन खा लिया, मान लीजिए मेढक खा लिया टिड्डे को, है ना, सर्प खा लिया, तो मेढक को सर्प क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बकरी है, बकरी को मनुष्य खा गया, चाहे शेर खा गया, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब तृतीयक की बात करें, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। स्वपोषी से जो भोजन बनाएगा, स्वपोषी जीवों से जो भोजन बनाएगा उसे हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी। और प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो भोजन प्राप्त करेंगे उनको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग तृतीयक उपभोक्ता। जैसे सर्प ने खा लिया था टिड्डी को, है ना, पहले पौधा अपना भोजन बनाया, स्वपोषी कहलाया। ठीक है, पहले पौधे ने क्या किया कि अपना भोजन बनाया तो स्वपोषी कहलाया। ठीक है, यानी उत्पादक कहलाया। पौधे पर गया टिड्डा और टिड्डे ने क्या किया, टिड्डे ने क्या किया कि इससे पौधे से भोजन खाया, यानी पत्तियों को खाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी सभी हो जाएंगे, यानी कि जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। अब टिड्डा बेचारा टहल रहा था, तब तक कोई सर्प आ गया, है ना, कोई सर्प आ गया और सर्प ने क्या किया कि टिड्डी को खा गया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन खा रहा है, दूसरा वाला। तो ये कहलाएगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब सर्प बेचारा टहल रहा था, तब तक कहीं से उड़ते उड़ते चील आ गई और इनको टांग ली। ये बेचारे रोग आ रहे हैं, तो सर्प को चील ने टांग लिया और खा लिया। तो अब सर्प से भोजन प्राप्त किसने किया, चील ने, यानी कि द्वितीयक वाले से भोजन प्राप्त किया, तो इस क्या कहलाएगा हमारा तृतीयक कहलाएगा। कि यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। मनुष्य भी हमारा तृतीयक में ही आता है, याद रखिएगा, मनुष्य भी तृतीयक में आता है, खतरनाक सबसे मनुष्य है। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें है उपभोक्ता हम लोग पढ़ लिए। अगला सी आता है अपघटनकर्ता, है ना। पोषी स्तर में कौन कौन से आते हैं, स्वपोषी आते हैं, विषमपोषी आते हैं और अपघटनकर्ता आते हैं, इनको हम बोलते हैं मृतपोषी। मृतपोषी का मतलब होता है कि ये जो होते हैं सभी मृतपोषी को हम बोलते हैं अपघटनकर्ता। ये क्या करते हैं कि अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु हो गया, कुकुरमुत्ता देखें आप लोग, कुकुरमुत्ता जो होता है अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। कवक हो गया। ठीक है, तो जो भी जीव अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करेंगे वो अपघटनकर्ता कहलाएंगे या फिर मृतपोषी कहलाएंगे। ठीक है, सह अस्तित्व, अगला गुण क्या होता है, यानी कि जीवी समुदाय का अगला गुण क्या होता है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब ये होता है कि इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे समुदाय में जो भी जातियां पाई जाती हैं वह सह अस्तित्व के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि दोनों का संतुलन एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जंतु और पौधे, यदि किसी जीव समुदाय में जंतु और पौधे हैं तो जंतुओं के बिना न तो पौधों का कोई अस्तित्व है और न पौधों के बिना जंतुओं का कोई अस्तित्व है। क्योंकि आप जानते हैं कि जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन देगा, तो ये पौधे देंगे। ठीक है, और पौधों को जीवित रहने के लिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कौन देगा, जंतु देंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से है। यानी किसी भी जीव समुदाय में देखें तो जो जातियाँ निवास करती हैं तो प्रत्येक जाति एक दूसरे पर निर्भर रहती है किसी न किसी रूप में, यानी कि एक दूसरे का अस्तित्व निर्भर, एक जो अस्तित्व उनका अस्तित्व है, जातियों का जो अस्तित्व है एक दूसरे पर पूरा पूरा क्या है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बताया जा रहा है सह अस्तित्व, यानी कि जो समुदाय में या जीवी समुदाय में जो जातियाँ होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसे जंतुओं की जातियाँ और पौधों की जातियाँ। ठीक है, ये संक्रमित क्षेत्र है यानी इकोटोन। इसको संक्रमित क्षेत्र से न पूछकर सीधे हिंदी में लिखा रहेगा इकोटोन क्या होता है ना, इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन हम देखते हैं क्या होता है। तो इकोटोन का मतलब ये होता है कि दो पारतंत्र, यहाँ पर लिखा है दो, हमने हल्का सा हिंट कर दिया है कि दो पारतंत्रों के जोड़ने वाले बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं,
इकोटोन कहते हैं या पारतंत्र कहते हैं। जैसे एक पारतंत्र ये है और एक पारतंत्र ये है, दो पारतंत्र है और दोनों पारतंत्रों को जोड़ कौन रहा है, ये स्थान, ये वाला स्थान। ठीक है, दो पारतंत्रों को जोड़ने वाले बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, है ना, इकोटोन कहते हैं या फिर संक्रमित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोनों समष्टि यानी दोनों, जो ये पारतंत्र हमारा है, यहाँ के लोग और यहाँ के लोग आकर इस स्थान पर मिल सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ से इस परिभाषा को ये भी कह सकते हैं, अगर पूछता है कि इकोटोन क्या होता है या संक्रमित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दो पारतंत्रों को जोड़ने वाले बीच का वह स्थान जहाँ दोनों पारतंत्रों के लोग आकर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उस स्थान को इकोटोन या संक्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो पारतंत्रों के बीच का वह स्थान जहाँ दोनों पारतंत्रों के लोग आकर मिल सकते हैं, उस स्थान को संक्रमित क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि इसको लिख लेंगे आप लोग, इकोटोन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछता है तो लिख सकते हैं। एक और आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कीस्टोन प्रजातियाँ। तो इसको याद रखिएगा, इकोटोन किसे कहते हैं याद रखिएगा, और कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। तो समष्टि में कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं, ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और अधिक प्रभावी होती हैं। आप जो हम बता रहे हैं लेक्चर, वही आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वही आपको लिखना है। तो कीस्टोन प्रजातियाँ किसे कहते हैं, तो समष्टि में कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और अधिक प्रभावी होती हैं, और क्या करती हैं कि दूसरी जातियों का नियंत्रण करते हैं, दूसरी जातियों को रोकती हैं, उनका विरोध करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि समष्टि में कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो अधिक संख्या में पाई जाती हैं और अधिक प्रभावी होती हैं तथा अन्य जातियों का नियंत्रण करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, इसी को हमने हिंट कर दिया है कि अधिक प्रभावी होती हैं और अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं समष्टि में कुछ जातियाँ अधिक प्रभावी होती हैं और अधिक संख्या में पाई जाती हैं तथा दूसरी जातियों का नियंत्रण करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लिया है कि चूचूहान का रेगिस्तान है, उस चूचूहान के रेगिस्तान में कंगारू चूहे पाए जाते हैं। ये चूहे क्या करते हैं कि जब भी वहाँ हरी भरी घासें उगती हैं तो हरे भरे चारागाह को क्या करते हैं ये चूहे कि इतनी तेज़ी से घासों को खाते हैं कि वहाँ फिर से दोबारा रेगिस्तान हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि हरे भरे मैदान को, जो चूचूहान के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहे हैं, वो हरे भरे मैदान को कुछ ही समय में रेगिस्तान में बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि हम थोड़े समय के लिए और रेगिस्तान में घासें उगी हैं तो उन घासों को इतनी तेज़ी से खाते हैं कि फिर वो हरा भरा जो दिखाई दे रहा था वो फिर दोबारा क्या होता है, रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, हम केवल इनको वहाँ से निकाल दें, यानी कि उस रेगिस्तान वाले क्षेत्र से इस चूहे को निकाल दें, हटा दें, है ना, इनको वहाँ से पूर्ण रूप से निकाल दें, हटा दें, तो वहाँ फिर से क्या हो जाएगा, रेगिस्तान के फिर से हरा भरा मैदान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जाति है क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है अन्य जातियों का, पौधों को उगने नहीं दे रहे हैं सब, जब ये पौधा कोई उग रहा है इसको नष्ट करके फिर रेगिस्तान बना दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रशांत महासागर जो होता है, प्रशांत महासागर में एक चमगादड़ पाई जाती है जिसे बोलते हैं टेरोपिड चमगादड़। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में टेरोपिड चमगादड़ पाई जाती है। ये चमगादड़ क्या करती है कि जब निकलती हैं सब, तो झुंड में निकलती हैं सब ये चमगादड़, और आसपास जो भी पौधे होते हैं उन पौधों का परागण कराती हैं। परागण का मतलब होता है कि जो पुष्प का नर भाग होता है मादा भाग पर वो पहुंचा देती हैं और परागण हो जाता है, और जब परागण होता है तभी पुष्प बनेंगे और तभी फल बनेंगे और फल के अंदर बीज होंगे। ठीक है, और बीज बोते हैं तभी हमारी क्या होती है, अन्य जातियाँ विकसित होती हैं, पैदावार अधिक होती है ना। कहने का मतलब है कि हम उन्हीं को बो कर, है ना, जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जातियों की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अगर परागण नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे, और फल नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बनेंगे, जब बीज नहीं बनेंगे तो हम बोएंगे क्या, तो जातियाँ क्या होगी, वहीं से नष्ट हो जाएंगी। तो अगर हम टेरोपिड चमगादड़ को वहाँ से निकाल दें तो वहाँ परागण हो ही नहीं पाएगा, और परागण नहीं हो पाएगा तो वहाँ की जो पौधों की प्रजातियाँ हैं उनकी जातियाँ क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर आप इसलिए लिख सकते हैं कि चूचूहान के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहे, है ना, हरे भरे मैदान को पल भर में ही रेगिस्तान में परिवर्तित कर देते हैं। अगर उनको वहाँ से निकाल दिया जाए तो फिर से वो रेगिस्तान हरे भरे चारागाह में बदल जाएगा। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली जो टेरोपिड चमगादड़ होती है ये क्या करती हैं कि पौधों का परागण करती हैं। अगर इनको वहाँ से निकाल दिया जाए तो परागण नहीं हो पाएगा और पौधों की जातियाँ वहाँ से नष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है विशाल वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं
और उनकी शाखाएं होती हैं, उनके नीचे जो छोटे घासें हैं, चाहे छोटे छोटे पौधे लगे रहेंगे, उनको वृद्धि नहीं करने देंगे। आप जानते हैं, जैसे आपके खेत में देखे होंगे आप लोग, खेतों में अगर कोई बड़ा विशाल वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे जो भी छोटे पौधे होंगे उनको आप लगाएंगे तो पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं या विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जो बड़े पौधे होते हैं उनको विकसित करने ही नहीं देते, उनका नियंत्रण करते हैं, उनको रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जगह जो बड़े वृक्ष होते हैं और उनकी शाखाएं होती हैं वो छोटे वृक्षों को, छोटे पौधों को विकसित नहीं करने देती हैं। ठीक है, विकास नहीं करने देती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसी जातियाँ दिखाई दी आप लोगों को जो अन्य जातियों का नियंत्रण कर रही थी और उन्हीं को हम क्या कह रहे थे, कीस्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। ठीक है, तो राज पूछता है कीस्टोन प्रजातियाँ किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि समष्टि में ऐसी जातियाँ पाई जाती हैं जो अधिक संख्या में होती हैं और अधिक प्रभावी होती हैं तथा अन्य जातियों का नियंत्रण करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें से एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि चीचुहान के रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो कंगारू चूहे होते हैं वो पल भर में ही, है ना, थोड़े समय में ही हरे भरे चारागाह को रेगिस्तान में बदल देते हैं। ठीक है, विशाल वृक्ष और उनकी जो शाखाएं होती हैं वो छोटे पौधों को, छोटे वृक्षों को विकसित नहीं करने देती हैं। तो ये सभी हो जाएंगे एग्जाम्पल आपके। समष्टि, अब अगला टॉपिक हमारा समष्टि किसे कहते हैं। तो समष्टि का मतलब ये होता है, समष्टि का मतलब ये होता है कि किसी भी जीवी समुदाय में समान प्रकार की जो जातियाँ होती हैं, समान जातियाँ, हाँ, जैसे खाली मनुष्य ही हों, ठीक है, या फिर समष्टि को हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन, है ना, समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं ना पॉपुलेशन। तो अगर एक ही प्रकार की जातियाँ हों, जैसे कि मनुष्य की जातियाँ, चाहे भेड़ों की जातियाँ, बकरियों की जातियाँ, कोई भी एक प्रकार की, है ना, तो एक प्रकार की जातियों के, समान जातियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। यानी किसी भी समुदाय में, कोई समुदाय हमारा हो, कोई समुदाय हो, चाहे कोई एरिया ले लें, तो किसी भी क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में समान जातियों के जीवधारियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। अब बात करते हैं समष्टि के गुण क्या होते हैं, या समष्टि की विशेषताएं क्या होती हैं, या समष्टि के लक्षण क्या होते हैं। तीनों का मतलब सेम है, समष्टि के गुण, विशेषताएं और लक्षण तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तो पहला क्षण क्या होता है, जन्म दर। जन्म दर को हम बोलते हैं बर्थ रेट, है ना, और एक और वर्ड उपयोग करते हैं इसके लिए इंग्लिश में, नेटालिटी। ठीक है, तो जन्म दर क्या होता है, तो किसी भी समष्टि में नए जीवों की उत्पत्ति को हम क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय में या किसी निश्चित समय अंतराल में किसी समष्टि में नए जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते, सिंपल सा कह सकते हैं, किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर को हम बोलते हैं डेथ रेट, है ना, लेकिन एक और नाम उपयोग करते हैं, मोर्टैलिटी। क्या उपयोग करते हैं, मोर्टैलिटी। तो मृत्यु दर का मतलब ये होता है किसी समष्टि में, है ना, किसी समष्टि में मरने वाले व्यक्तियों की दर को हम क्या, या मरने वाले जीवों की दर को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है वही क्या कहलाएगा, अनुपात हमारा लिंगानुपात। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। जैसे जब 2011 की गणना हुई थी तो उस समय प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 महिलाएं थी। जो ये चिन्ह दिखाता है पुरुषों को, ये चिन्ह दिखाता है महिलाओं का। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया था तो 1000 पुरुषों पर 940 ही महिलाएं थी। यानी किसी समष्टि में हम जब रेशियो मिलाए और रेशियो देखे तो पुरुष 1000 के रेशियो में आ रहे थे और ये 940 के रेशियो में आ रहे थे, यानी कि 60 अभी भी महिलाएं कम थी इनकी बराबरी में। ठीक है, तो ये हमारा अभी टॉपिक शुरू हुआ था, इसमें से बेसिक थे, इसमें से प्रश्न पूछा गया कीस्टोन प्रजातियाँ आप लोग याद रखिए किसे कहते हैं और इकोटोन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया दोबारा, और समझ नहीं आता है तो दोबारा लेक्चर को आप पीछे सुन सकते हैं। केवल आप लेक्चर पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा हमको तरीका है ना यूट्यूब पर पढ़ाने का, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि समझ में आए आप लोगों को। अगर दिक्कतें होती तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट कि क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो हम और सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। हालांकि उतनी अच्छी व्यवस्था हमारे पास है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।